नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 153। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 25 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से एक नए पाठ को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। तो इस वर्कशीट में हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, अगली वर्कशीट में जब हिंदी की आएगी तो उसमें हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है देश का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस। तो कल 26 जनवरी है, कल गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। पर्व यानी त्योहार जो प्रति वर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था। संविधान क्या होता है? संविधान ये मान लीजिए एक रूल बुक है, ठीक है, जिसमें सारे कानून लिखे हैं, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कौन व्यक्ति के पास कितनी पावर है, ये सब संविधान में ही लिखा हुआ है। उसका निर्माण किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो एक टीम बनाई गई थी, उस टीम के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उन्होंने ये संविधान लिखा था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया गेट पर झंडा फहराया जाता है। कौन फहराता है? राष्ट्रपति। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियां एक अलग ही समा बांध देती हैं। तो परेड होती है, ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स की, स्कूल्स वगैरह की, ठीक है, इन सब की झांकियां निकलती हैं। चलिए, आप सब भी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड ज़रूर देखिएगा। तो कल आपको देखना है ये परेड। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं? लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम विराम का उचित प्रयोग ना करें तो अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए इन दो वाक्यों को पढ़िए। तो देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जब भी हम पढ़ते हैं या हम बोलते हैं तो बोलते समय बीच बीच में हम थोड़ा सा रुकते हैं। ठीक है, उसी ठहराव को, उसी रुकने को हम लिखते समय कैसे दिखाते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं अभी हम पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। तो देखिए इन दो वाक्य को पढ़ते हैं। पहला वाक्य है पढ़ो मत लिखो, और दूसरा वाक्य है पढ़ो मत लिखो। तो देखो दोनों वाक्य में शब्द तो वही हैं, लेकिन इन दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल अलग है। पहला वाक्य क्या कह रहा है कि पढ़ो मत लिखो, यानी लिखना नहीं है, आपको पढ़ना है। और दूसरा वाक्य क्या है? पढ़ो मत, यानी आपको पढ़ना नहीं है, लिखो, आपको लिखना है। तो दोनों वाक्य का अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया, सिर्फ इस एक कोमा की वजह से। ये कोमा जहाँ पर लगा है वहाँ हमें रुकना था, और उसी की वजह से इन वाक्य का अर्थ बदल गया। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया? हाँ, दोनों बिल्कुल उल्टे हो गए। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम का मतलब ही ये होता है रुकना। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर हम 4 तरह के विराम चिन्हों को जानेंगे, ठीक है, और लिखते समय उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह। देखिए इस तरीके से एक डंडा लगता है। इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। जैसे कि सांप रेंगता हुआ झाड़ी में चला गया, यहाँ वाक्य खत्म हो गया। तो ये देखिए ये रहा पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, ख पर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब हम प्रश्न पूछते हैं, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन मार्क। इसका प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। तो जब आप कोई प्रश्न करते हैं तब आखिर में क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या तुमने कभी बर देखा है? तो यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहा है, तो आखिर में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखते हैं, ये है अल्प विराम चिन्ह, जिसको हम कोमा भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। इसमें
पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। तो पूर्ण विराम ये है, तो पूर्ण विराम में जब हम जितना समय लगाते हैं उससे कम समय हम अल्प विराम में लगाते हैं। जैसे सांप, घोंगा और कछुआ रेंगने वाले जीव हैं, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। फिर आखिरी में आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये देखिए, ऐसे इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। इसका प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब आप कोई भाव प्रकट करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नानी चीख उठी, सांप, ठीक है, तो वो आश्चर्यचकित हो गई, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक लगेगा। ठीक है, तो ये 4 तरह के विराम चिन्ह हैं। आइए अब नीचे दिए गए प्रश्नों को पूरा कर लेते हैं। प्रश्न 1 में लिखा है कि पाठ की इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें जो खाली जगह दी गई है वहाँ पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना है। देखिए, मैंने कहा नानी, तो यहाँ पर क्या आएगा? अल्प विराम आएगा। देखो, यहाँ पर भी अल्प विराम आएगा। मैंने सांप पकड़ा है, तो यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया तो पूर्ण विराम आएगा। नानी चीख उठी, सांप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा यानी विस्मयादि बोधक आएगा। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए, यहाँ पर फिर से पूर्ण विराम आएगा। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया, यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया, फिर से पूर्ण विराम आएगा। तो इस तरीके से आपको इनका उपयोग करना था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि पाठ में हमने देखा कि बच्चे को सांप के काटने पर डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं अपितु झाड़ फूंकने वाले आदमी के पास ले जाया गया था। आपको क्या लगता है, हमें बीमार होने या चोट लगने पर कहाँ जाना चाहिए? तो हमें डॉक्टर या वैद्य के पास ही जाना चाहिए। तो ये रहा आपका आंसर। ये आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमें बीमार होने पर कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर या वैद्य के पास। तो ये आप अपने आंसर में लिख लीजिए, डॉक्टर या वैद्य के पास। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, किसी भी रेंगने वाले जीव का एक मुखौटा यानी मास्क बनाइए और उसे पहनकर घर के सदस्यों को दिखाइए। तो यहाँ पर एक मुखौटा, एक मास्क बना सकते हैं आप उस जानवर का जो रेंगने वाला हो, जैसे कि सांप होता है, ठीक है, तो उसकी तरह जो भी जानवर रेंगने वाले होते हैं उनका एक मुखौटा आप बना सकते हैं और अपने मम्मी पापा को दिखा सकते हैं। इसमें क्या करना है फिर आगे? नोट, विराम चिन्ह के अधिक अभ्यास हेतु अपने रिमझिम की कार्यपुस्तिका में से प्रश्न संख्या 125 कीजिए। तो आपकी जो हिंदी की वर्कबुक है उसमें से पेज नंबर 125 आपको करना है। ठीक है, आपकी इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जितने भी हमने विराम चिन्ह यहाँ पर सीखे हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।